गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं अमित सिंह। बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। वो खबरें भी होंगी जो आपके काम की हैं। साथ ही फेक न्यूज से बचाने वाला हमारा खास सेगमेंट भी आपके लिए होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए बुलेटिन में 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अफगानिस्तान संकट पर पीएम मोदी ने बैठक की। 3 घंटे से ज्यादा चली मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। गुजरात में बीजेपी की कारोबारी प्रकोष्ठ की बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गुजरात बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, सीएम विजय रूपानी, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत बड़े नेता शामिल होंगे। पंजाब में सिद्धू कैप्टन के बीच फिर बढ़ी कड़वाहट। नवजोत सिंह पहुंचे दिल्ली। आज प्रियंका वाड्रा से मुलाकात संभव। नागपुर में आज से आरएसएस का 6 दिनों का सम्मेलन। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। मोदी सरकार के कामकाज की भी होगी समीक्षा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया सुझाव, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, इससे होगा देश का कल्याण। यूपी के कई जिलों में वायरल फीवर का कहर। फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर, आगरा सबसे ज्यादा प्रभावित। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू का कहर, 60 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएमओ को हटाया। देश में एक दिन में कोरोना से 41,965 नए लोग हुए बीमार। 460 लोगों की गई जान। केरल में एक दिन में 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यहां पर 173 की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 36 लोग हुए बीमार, किसी की नहीं गई जान। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी का सर्वे, वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 1/4 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आए। सांसद साक्षी महाराज के बिगड़े बोल। श्री कृष्ण महोत्सव में बोले, कलमा पढ़ पढ़ कर मौलवियों ने मरवाए 40 लाख मुसलमान। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला। करनाल में किसानों के सिर फोड़ने की बात की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड हमला। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर चलाया सर्च ऑपरेशन। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण की अधिसूचना जारी। आज से 8 सितंबर तक नामांकन। राज्य के 10 जिलों के 12 ब्लॉक में पहले चरण में मतदान। छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे सभी स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस के साथ स्कूल खोलने की इजाजत। पंजशीर में लड़ाकों का बड़ा दावा। 350 तालिबानी मारे जाने और 40 से अधिक तालिबानी बंधक बनाए जाने की खबर। असवाका न्यूज एजेंसी का दावा, पंजशीर के जबरल सराज, खवाक और बगलान प्रांत में तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच गोलीबारी। पंजशीर में लगातार बढ़ रहे तालिबान के लड़ाकू सड़कों पर हथियारों के साथ कई गाड़ियों में घूमते दिखे। अलकायदा ने तालिबान को जीत पर दी बधाई। कश्मीर को मुक्त कराने का किया आह्वान। हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक का बेटा अनस हक्कानी पहुंचा बगराम जेल। 5 साल तक इसी जेल में बंद था अनस हक्कानी। देश में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। इंडियन नेवी में 230 पदों पर वैकेंसी। 1 अक्टूबर तक करें आवेदन। हरियाणा में किसानों और पशुपालकों के काम की खबर। कुरुक्षेत्र को साइलेज हब के रूप में विकसित करने की तैयारी में खट्टर सरकार। हरियाणा में 25 सितंबर से शुरू होगी धान की खरीदी। किसानों को फसल बेचने के लिए 31 अगस्त तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। 2024 से देश में 102 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। तैयारियों में जुटी भारतीय रेलवे। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। अलगावदी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो चुका है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी बार सांस ली। पूरे कश्मीर में इस बाबत कर्फ्यू लगा दिया गया। श्रीनगर के कई इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ घाटी में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैयद अली शाह गिलानी जो कि हुर्रियत के बड़े नेता हैं, बड़े अलगाववादी नेता थे, उनकी मौत हुई है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी बार सांस ली और उनको सीने में जकड़न और सांस लेने की दिक्कत पेश आ रही थी, जिसकी वजह से उस दुनिया से रुखसत हो गए। 92 साल की उम्र में आखिरी बार सांस ली और उनकी मौत के ठीक बाद सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। घाटी के
चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ उनके परिवार के अलावा बाकी लोगों को मिलने पर पाबंदी है। साथ ही एहतियातन सरकार ने जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह के फेक मैसेज को फैलाने की कोशिश ना की जाए। हुर्रियत के बड़े नेता सैयद अली शाह गिलानी अब इस दुनिया में नहीं है। गिलानी ने कल रात हैदरपुरा के अपने घर में आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि गिलानी को सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ थी। गिलानी का परिवार उन्हें हैदरापुर में ही सुपुर्द खाक करना चाहता है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं उन्हें सोपोर में दफनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर गिलानी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, गिलानी साहब के इंतकाल की खबर से दुखी हूं। हमारे बीच ज्यादा मुद्दों पर एक राय नहीं थी, लेकिन उनकी त्वरित सोच और अपने भरोसे पर टिके रहने को लेकर उनका सम्मान करती हूँ। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ। उमर अब्दुल्ला ने भी अपने फेसबुक पर पोस्ट कर गिलानी के निधन पर दुख जताया। उमर ने कहा, उनकी संवेदना गिलानी के परिवार के साथ है। गिलानी के निधन के बाद घाटी में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट हैं। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवा पर भी फिलहाल रोक है। हुर्रियत लीडर सईद अली शाह गिलानी के निधन के बाद पूरी कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और रोड्स पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल और साथ ही साथ सीआरपीएफ पर्सनल की तैनाती है। और आईजी कश्मीर विजय कुमार ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहे ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो किसी भी तरह से बिगड़े ना। साथ ही साथ अगर बात की जाए इस टाइम पे कश्मीर घाटी में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और वो इसलिए किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो वो किसी भी हाल में खराब ना हो। हालांकि श्रीनगर के जितने भी मेन रोड्स हैं उनको सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो है सीआरपीएफ पर्सनल है, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं जिनका जो अभी काम है वो गाड़ियों को चेक करना है और साथ ही साथ लोग जो है वो अपने घरों में बंद रहें, किसी भी तरह की जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है खराब ना हो। इसके लिए जो है एडिशनल फोर्सेस को भी रोड्स पर लगाया गया है और साथ ही साथ श्रीनगर सिटी के अलावा कश्मीर के जो और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी जो है अभी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार के मुताबिक गिलानी के रिश्तेदारों के अलावा फिलहाल किसी को परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कल को भी इधर आने का प्रयास नहीं करें, उनके रिश्तेदार को तो परमिशन देंगे हम लोग, उनके रिलेटिव को देंगे और आसपास के लोग हैं, बाकी बाहर से लोग किसी को अलॉट नहीं करेंगे, नहीं आएगा। कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन रहेगा। इंटरनेट को भी सब डाउन कर रहे हैं। गिलानी कश्मीर की सोपोर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। गिलानी पहले जमात इस्लामी कश्मीर के सदस्य थे। तहरीक हुर्रियत के नाम से बाद में अपनी पार्टी बनाई। गिलानी पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे, देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। एनआईए और ईडी ने टेरर फंडिंग के मामले में जांच की थी। सैयद अली शाह गिलानी अपने बयानों को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे। उन्होंने एक बार कहा था, खुद को भारतीय बताना उनकी मजबूरी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी गिलानी ने विवादित बयान दिया था। गिलानी ने कहा था, अमरनाथ यात्रा 30 दिन से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। और इस रिपोर्ट के बाद आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि सैयद अली शाह गिलानी जम्मू कश्मीर की राजनीति में कितना बड़ा नाम थे, किस तरह का उनका प्रभाव था। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। तमाम अलगाववादी नेताओं को कंट्रोल किया करते थे, उनकी बातचीत, उनके सलीके को। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का उदारवादी चेहरा माना जाता था सैयद अली शाह गिलानी को। इसके अलावा कॉलेज की जो शुरुआती पढ़ाई थी उन्होंने लाहौर से की थी। लाहौर उस वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो उस वक्त लाहौर भारत का हिस्सा था जब उन्होंने अपनी पढ़ाई कॉलेज से की। कश्मीर की सोपोर विधानसभा सीट से 3 मर्तबा विधायक रहे हैं। समझिए जम्मू कश्मीर की राजनीति का मायना क्या होता है। गिलानी पहले जमात इस्लामी के कश्मीर के सदस्य हुआ करते थे, एक ऐसी पार्टी जो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती थी। तहरीक हुर्रियत नाम से बाद में अपनी खुद की पार्टी बनाई और सरकार विरोधी कार्यक्रमों में लग गए। गिलानी पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे, देशद्रोह का मुकदमा भी चला। सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर रहे, कश्मीर का विरोध करते रहे। एनआईए और ईडी ने टेरर फंडिंग के मामले में भी जांच बिठाई। परिवार के तमाम लोगों से पूछताछ की गई थी और इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे कि वो टेरर फंडिंग के मामले में मुफ्तला थे, शामिल थे। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने रुख करते हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ रहे हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। कितना बड़ा नाम था जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए
सैयद अली शाह गिलानी का, और किस तरह की एहतियातन वहां पे चीजें की गई हैं, किस तरह की सिक्योरिटी है, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। गुड मॉर्निंग अमित। हाँ, सईद अली शाह गिलानी 3 दशक से अलगाववाद का चेहरा रहे हैं कश्मीर में। कल देर रात उनके हैदरपुरा रेजिडेंस में उनका निधन हो गया। उनकी चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, और पिछले कुछ दिनों से वो ठीक नहीं थे, और एहतियात के तौर पे इस समय वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। बहुत सारे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, और उनकी जो परिवार के सदस्य हैं वो चाहते हैं कि उनका दफन जो है हैदरपुरा उनकी जो आवास है वहीं पे किया जाए। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि सईद अली शाह गिलानी का जन्म भोपाल में हुआ था, तो उनका वहां पे दफनाना उनको वहां चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम पुख्ता किए गए, क्योंकि कुछ अनासर ऐसे हैं कि वो हालात खराब करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को देखा गया था कि कल देर रात मस्जिदों में ऐलान करना कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था, और वो चाह रहे थे कि वो हैदरपुरा आवास में गिलानी की वहां आना शुरू कर दे, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि इसका फायदा पूरा उठाया जाए। यही एक वजह है कि र्यूमर न फैले, तभी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है, खासकर प्रदीप, ये खबरें भी हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग मुफ्तला इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। क्या सिक्योरिटी थ्रेट किसी तरह का आप देख रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस देख रहे थे? आखिर कर्फ्यू इतना सीवियर क्यों लगाया गया है? देखिए, एहतियात के तौर पे, क्योंकि अक्सर कभी भी अगर कोई ऐसी घटना कश्मीर में होती है, अक्सर ऐसे अनासर वहां रहते हैं जो चाहते हैं कि मौके का फायदा उठाएं। क्योंकि कश्मीर में अमन अमान आ चुका है। पिछले हमने 1-1.5 साल से देखा कि पत्थरबाजी के इंस्टेंसेस कम हो गए हैं, सब कुछ कम हो गया। जब से ये अलगाववादी नेताओं को डिटेन किया गया था, जब से ये लोग जेल में बंद थे, तब से हालात बिल्कुल सुधरे हुए नजर आते थे। क्योंकि अक्सर देखा गया सईद अली शाह गिलानी कैलेंडर निकाला करते थे या बाइकआउट करने की कॉल दिया करते थे। डेमोक्रेसी के अगर देखें तो टोटल खिलाफ रहे हैं। जब भी कभी चुनाव होता तो उससे पहले बाइकआउट की कॉल दिया करते थे, और टेरर फंडिंग में भी इन्वॉल्व थे। इनके लिए, जैसे कि आपने सही कहा कि मुकदमा चल रहा था, ईडी और एनआईए ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और ये काफी देर से एंटरटेन भी थे। और 3 दशक से अलगाववाद का चेहरा थे। हालांकि 3 बार इन्होंने चुनाव भी जीता था एमएलए सोपर से, और उसके बावजूद इन्होंने जमात इस्लाम के साथ तो ये एसोसिएटेड थे ही, तहरीक हुर्रियत। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। प्रदीप, तो ये शायद हिंदुस्तान में ही होता है कि कोई नेता है, कोई शख्स है, सरकार की विरोध की बात करता है, देशद्रोह का मुकदमा चलता है, टेरर फंडिंग में मुब्तला रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी पूरी जिंदगी जी लेता है। ये भारत में हो सकता है, बाकी मुल्कों में तो ये पॉसिबल नहीं है। और अब वक्त है राज्यों की बड़ी खबरों का, आइए उसे भी देख लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच यूपी में फ्लू के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य के कई जिलों में फ्लू को लेकर हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यूपी के कई जिलों में डेंगू के कई मरीज मिले हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार भी इसे लेकर बिल्कुल सख्ती के मूड में है। फिरोजाबाद में डेंगू की वजह से बच्चों की मौत के बाद सीएमओ का ट्रांसफर कर दिया गया है, तो आईसीएमआर की टीम फिरोजाबाद का दौरा करेगी। जिले में कोरोना की टेस्टिंग तेज कर दी गई है। इसके साथ साथ जिले के लोगों को साफ सफाई करने और स्वच्छता बनाए रखने को कहा गया है। अभी तक फिरोजाबाद में फ्लू की वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। इधर खुद सीएम योगी फिरोजाबाद का दौरा कर चुके हैं और जिला प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने को लेकर कहा गया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि जिले के सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया जाए, ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा के बाद से हजारों की संख्या में लोग परेशान हैं। काफी संख्या में लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, तो अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। इसी तरह कानपुर की रहने वाली हिना भी अभी अफगानिस्तान में फंसी हुई हैं। हिना ने खुद ही अपने परिवार को अफगानिस्तान में फंसे होने की जानकारी दी है, जिसके बाद परिवार वालों ने बेटी को अफगानिस्तान से भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। हिना के परिवार वालों ने काबुल में भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने में जुटी टीम को भी अपनी बेटी के फंसे होने की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि हिना काबुल से 80 किलोमीटर दूर जुर्मुट में फंसी हुई है। परिवार के मुताबिक हिना मुंबई में नौकरी करती थी, वहीं एक अफगानी युवक से विवाह करके अफगानिस्तान चली गई। लेकिन अफगानिस्तान जाते ही हिना और उसके पति अलग रहने लगे।
फिलहाल जो हालात हैं उसके बाद हिना ने अपने परिवार वालों को खुद के फंसे होने की जानकारी दी है। परिवार वालों का कहना है कि हिना का पति अब पैसों की मांग कर रहा है और पैसे नहीं देने पर वापस भारत नहीं जाने देने की बात कह रहा है। फिलहाल पुलिस और अफगानिस्तान में रेस्क्यू में जुटी टीम को इसकी जानकारी दे दी गई है। पिछले कई हफ्तों से जारी पंजाब कांग्रेस का विवाद अभी कम नहीं हुआ है। इसी बीच आज दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है, जिसके बाद सिद्धू फिर से दिल्ली आ गए हैं, जहां उनकी मुलाकात राहुल और प्रियंका से होनी तय है। इससे पहले हरीश रावत ने सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह के बीच सुलह की कोशिश की थी, लेकिन दोनों के बीच जारी विवाद का अंत नहीं हो सका। दूसरी तरफ हरीश रावत ने सीएम अमरिंदर सिंह से फिर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान विवाद को खत्म करने को लेकर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत ने सिद्धू को भी सीएम अमरिंदर की मीटिंग में चलने को कहा था, लेकिन सिद्धू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और दिल्ली चले आए। इससे पहले सिद्धू ने हरीश रावत से कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को आला कमान की ओर से जो 18 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया था, उनमें से किसी भी पॉइंट पर ढंग से काम नहीं हुआ है। फिलहाल हालात को देखकर पंजाब कांग्रेस का विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सीबीआई जांच कराने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को अब ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसे लेकर ममता सरकार की ओर से कहा गया है कि उसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि सीबीआई सिर्फ टीएमसी के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को इसे लेकर आदेश दिया था और कहा था कि एनएचआरसी की रिपोर्ट में हिंसा को लेकर जो बताया गया है, उससे संबंधित सभी मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य को मामलों के सभी रिकॉर्ड सीबीआई को दे देने चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका को दाखिल कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य की सभी एजेंसियों को जांच के लिए सीबीआई और एसआईटी को सहयोग करने के भी निर्देश दिए थे। साथ ही ममता सरकार राज्य में डीजीपी की नियुक्ति के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जयपुर में सड़क विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जयपुर के विश्वकर्मा थाने इलाके के जोड़ला पावर हाउस का है, जहां दो पक्षों में खूब मारपीट हुई। वीडियो में दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया और फिर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पुलिस के मुताबिक सड़क के विवाद को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये विवाद पुलिस तक पहुंचा और फिर इसे लेकर कार्रवाई शुरू हुई। इधर जयपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 2 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। और अब वक्त है हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट का। बीते कुछ दिनों से एसबीआई ग्राहकों के पास एक खास तरह का मैसेज आ रहा है। मैसेज में लिखा होता है कि आपने जरूरी डॉक्यूमेंट अभी तक जमा नहीं कराए हैं, जिसकी वजह से आपके खाते को बंद किया जा रहा है। नीचे दिए लिंक पर केवाईसी के लिए अपने दस्तावेज जमा कराएं। आखिर क्या है इस मैसेज का फैक्ट चेक? क्या एसबीआई वाकई इस तरह के मैसेज अपने ग्राहकों को भेज रहा है? हमारे इस रिपोर्ट में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बीते कुछ वक्त से डिजिटल और साइबर क्राइम में बेतहासा इजाफा हुआ है। इन दिनों इंटरनेट पर एक दावा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं करने पर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है। कई यूजर्स को नेट बैंकिंग के माध्यम से दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए लिंक के साथ साथ एसएमएस भी मिला है। इस एसएमएस में क्या लिखा है, पहले वो समझिए। प्रिय ग्राहक, आपका एसबीआई बैंक खाता अवरुद्ध कर दिया गया है। कृपया अपने दस्तावेज को अपडेट करें। एसबीआई वेबसाइट पर जाएं, नेट बैंकिंग द्वारा अपडेट करने के लिए यहां क्लिक करें।
अगर आपको भी ऐसा एसएमएस आया है तो सावधान हो जाइए और याद रखें कि यह फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने दावे का खंडन करते हुए इसे गलत बताया है। पीआईबी ने यूजर्स को पर्सनल या बैंक डिटेल्स पूछने वाले ऐसे ईमेल और एसएमएस का जवाब नहीं देने की सलाह दी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट किया है, यह दावा करने वाला संदेश कि आपका ऑफिशियल एसबीआई खाता अवरुद्ध कर दिया गया है, फेक है। कभी भी ईमेल, एसएमएस का जवाब न दें जिससे आपके व्यक्तिगत या बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए कहा गया हो। यदि आपको कोई ऐसा संदेश प्राप्त होता है तो तुरंत उसे रिपोर्ट करें। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया है। इस साल की शुरुआत में एक फर्जी वेबसाइट ने दावा किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए चुने गए 10 यूजर्स को 5 लाख रुपए दे रहा है। हालांकि एसबीआई ने इसे फेक न्यूज बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और आपको फैक्ट चेक दिखाने का हमारा मकसद यह है कि फर्जी खबरों के चक्कर में आप अपना नुकसान न कर बैठें। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबरें जो रोजमर्रा में आपके लिए बेहद जरूरी हैं जानना। इंडियन नेवी में जॉब करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नेवल शिप रिपेयर यार्ड कोची ब्लेयर ने अप्रेंटिस की भर्ती के लिए 230 पदों पर आवेदन मंगाए हैं, जिसके लिए नौसेना ने 21 से 27 अगस्त के रोजगार समाचार में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके लिए 230 पदों पर भारतीय नौसेना में भर्ती निकाली गई है। 1 अक्टूबर तक आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नेवल बेस कोची को भेजना होगा। भर्ती के लिए किसी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही यहां पर सिलेक्शन किए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। 60% अंकों के साथ ITI का डिप्लोमा भी आवश्यक है। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसे में अगर आप अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो 1 अक्टूबर से पहले फॉर्म भरें और जरूरी तैयारियों में जुट जाएं। यूपीएससी की ओर से निकाली गई 155 पदों पर भर्तियों के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख है। संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट कीपर, प्राचार्य, उप निदेशक और मत्स्य अनुसंधान जांच अधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 2 सितंबर यानी कि आज है। यूपीएससी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय में 151 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय में भी 2 पदों पर भर्तियां हैं। मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में 1 पद खाली है। शिपिंग महानिदेशालय, मुंबई बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय में भी 1 पद पर भर्ती होने वाली है। यानी कि कुल 155 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। जिसके लिए भी आप योग्य हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और मॉर्निंग प्राइम टाइम के इस हिस्से में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपके साथ आपको बताऊंगा 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा। फटाफट खबरों के बाद रुक करते हैं कुछ और अहम बड़ी खबरों का। 100 करोड़ वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख तो आरोपों में घिरे ही हैं। अब सीबीआई ने उनके रिश्तेदारों को भी रडार पर लेना शुरू कर दिया है। देशमुख के दामाद से भी अब सीबीआई ने पूछताछ की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों में अब उनके रिश्तेदारों की भी मुश्किल बढ़ गई है। साई शिक्षण संस्थान मामले में उनके दामाद गौरव चतुर्वेदी से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। हालांकि आधे घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके साथ ही देशमुख के वकील आनंद डागा को भी हिरासत में लिया। आनंद डागा ने भी सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया। वकील आनंद डागा पर सीबीआई के निचले अधिकारी को रिश्वत देकर जानकारी लीक करने और प्राथमिक जांच को प्रभावित करने का आरोप है। इसके साथ ही सीबीआई ने एक पुलिस अधिकारी अभिषेक तिवारी को भी अरेस्ट किया है। एनसीपी ने सीबीआई पर अनिल देशमुख के दामाद को गलत तरीके से कस्टडी में लेने का आरोप लगाया है।
किसी भी तरह से डिटेन करने के लिए कोई नियम, इंक्वायरी के लिए कोई नियम प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। हमें लगता है कि इस देश में कानून का राज है, कि राज्य करने वालों का कानून इस देश में चल रहा है। सीबीआई को स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई है, किस नियम और कानून के तहत है, ये सीबीआई जवाब दे। 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं। ईडी ने अब तक पूछताछ के लिए अनिल देशमुख को 5 बार समन भेजा है, लेकिन देशमुख एक बार भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि जब वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे तब उन्होंने सचिन समेत पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल कर मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। और अनिल देशमुख की मुश्किलें यहीं कम होने वाली नहीं, सीबीआई एक और स्पेशल टीम बना रही जिसमें पूछताछ हो जाएगी। महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीडीपी बढ़ने पर तंज कसा और उससे गैस, डीजल, पेट्रोल बताते हुए दाम बढ़ाने पर सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया है। क्या है पूरा बयान, सुनिए। मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। यूपीए ने अपने समय पर लगभग 1.4 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया था। ये जो ऑयल बॉन्ड लिया था यूपीए ने, उसका किस प्रकार का एक कहर पूरे ऑयल प्राइसिंग पे आगे भी पड़ा, वो हम सब जानते हैं। निर्मला जी ने हम सबको बताया है। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जिसमें हम आपको तमाम वायरल वीडियोस दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर लाइक और शेयर किए जा रहे हैं। देखिए। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस ने देवी दुर्गा की हजारों साल पुरानी पत्थर की मूर्ति बरामद की है। जांच के दौरान पता चला कि देवी दुर्गा की ये मूर्ति करीब 1200 साल पुरानी है। मूर्ति को औपचारिक रूप से मुश्ताक अहमद बेग, उप निदेशक अभिलेखागार पुरातत्व और संग्रहालय विभाग को सौंप दिया गया है। 13 अगस्त को श्रीनगर के पांडथ्रेथन इलाके में झेलम नदी से मजदूरों को बालू निकालते वक्त ये मूर्ति मिली थी। खबर सोशल मीडिया पर आने के बाद से यूजर्स लगातार इस मैसेज को वायरल कर रहे हैं। बीते कुछ वक्त से अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर लगेज कन्वेयर बेल्ट पर चिकन के दिखाई देने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स जब अपने लगेज कन्वेयर बेल्ट पर सामान का वेट कर रहे थे, तभी एक चिकन का पाइल कन्वेयर बेल्ट पर दिखाई दिया। इसे देखते ही एयरपोर्ट पर लोग अवाक रह गए। अब हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर लगेज कन्वेयर बेल्ट पर चिकन आया कहां से। अब सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को खूब शेयर और लाइक कर रहे हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया से आए एक वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स खूब शेयर और लाइक कर रहे हैं। दरअसल कैलिफोर्निया के कई जंगलों में आग का कहर बरपा है, जिसके बाद लोकल अथॉरिटी लोगों को इलाके से इवैक्यूएट कर रहे हैं, जिसके बाद हाईवे पर काफी जाम लग गया।
तभी एक शख्स अपनी कार से बाहर आता है और वायलिन बजाने लगता है। पूरा वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर अब इस वीडियो को हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है, जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल हो रहा है। और वायरल के बाद रुक करते कुछ और अहम खबरों का। किसान नेता राकेश टिकैत के उस दावे की जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। अपनी इसी बयान के बाद टिकैत सवालों के भंवर में फंस गए हैं। टिकैत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये फीडबैक सरकारों के थे। सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बच कर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सिरसा के किसान सम्मेलन में जो कुछ कहा, उससे नया विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने किसानों के मंच से ऐलान किया कि यूपी चुनाव में किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या होगी। आरएसएस के लोग हिंदू लीडर की हत्या करवाएंगे। हिंदू मुसलमान करवाकर चुनाव जीतने की तैयारी है। ये भी कहा कि सरकार किसान आंदोलन में कत्लेआम करवाना चाहती थी। किसान आंदोलन में हिंदुओं और सिखों को लड़ाना चाहती थी। आंदोलन में हिंदू और मुसलमान को भिड़ाने की साजिश थी। सवाल ये है कि आखिर टिकैत ने ये बयान, ये दावा किस आधार पर किया? इस बयान के मायने और मतलब क्या है? क्या वो देश के किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू नेता की मर्डर की पूर्व घोषणा कर क्या चुनाव से पहले वो खुद ही हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे? इन सवालों के जवाब का इंतजार है, लेकिन टिकैत की जुबान यही नहीं रुकी। उन्होंने फिर से आरएसएस पर हमला बोला, इस बार गोडसे के बहाने। गांधी की हत्या करने वाले को पूछते हो, इनका क्या रिश्ता है उससे? गांधी की हत्या करने वाले से क्या संबंध है इनका? ये आरएसएस के लोग उसका मंदिर बनवाना चाहते हैं गोडसे का। क्या इनका वो पूजनीय था? उसी आधार पे चलना चाहते हैं क्या? तो जो महात्मा गांधी की हत्या करके उसको पूजते हो, तो किस तरह के ये राष्ट्रवाद है, आपने देखा होगा। हद तो तब हो गई जब राकेश टिकैत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तालिबानी घोषित कर दिया। उस अधिकारी का चाचा आरएसएस में एक बड़े ओहदे पे है। वो आरएसएस की फैमिली से है। जो खट्टर है यहाँ का मुख्यमंत्री, वो भी आरएसएस की फैमिली से है। ये सरकारी तालिबान देश में घुस चुके हैं। ये सरकारी तालिबान का पहला कमांडर करनाल की जमीन पे मिला है, आरएसएस का बंदा है और आईएएस अधिकारी बन चुका है। अगर हमको खालिस्तानी कहोगे तो हम आपको सरकारी तालिबानी कहेंगे। ये याद रख लेना यहाँ की सरकार। तालिबान से आरएसएस की तुलना ठीक नहीं। टिकैत को तथ्य और सत्य के धरातल पर खड़ा होकर बोलना चाहिए। इसके अलावा उन्हें आकर बताना चाहिए कि आखिर इन बयानों के पीछे मकसद क्या है, इन बयानों का आधार क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। टिकैत मैदान में तो उतरे थे किसानों के हक की बात करने के लिए, लेकिन वो अब अपने रास्ते से भटकते दिखाई दे रहे हैं। बातें ऐसी करती हैं कि दंगा करा देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक बाद मेरे और राजीव प्रसाद देखिए हेलो नवभारत, जल्द लौटते हैं।